हेलो भी राम राम सब ने। आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे सीईटी के लिए, ये सेट नंबर है 78। और इसके बाद में बता देना भी कौन सा टॉपिक हरियाणा जीके का कौन सा टॉपिक करना है, कमेंट करके बता देना। ये 78 क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज़ थी वो पूरी हो गई है। ये 78 क्वेश्चन पेपर तो हैं, लेकिन करवा दिए कम से कम भी 90 दूसरी बुक्स में से भी करवाए हैं। तो आज ये पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। सर्वथा भिन्न चुनिए, तो इनमें से भिन्न कौन सा है? भिन्न है व्हेल। व्हेल को छोड़कर अन्य सभी सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। व्हेल एक स्तनपायी है। नौसेना स्टाफ के प्रमुख का रैंक क्या है? तो ये होता है एडमिरल। नौसेना प्रमुख कमांडर होता है जो भारतीय नौसेना में सर्वोच्च रैंकिंग वाला अधिकारी होता है। 1966 से सीएनएस का पद सदैव एडमिरल के पास ही रहा है। मैरिनो भेड़ की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो मैरिनो भेड़ की उत्पत्ति हुई है स्पेन में। मैरिनो बाद में मैरिनो भेड़ों को मध्य युग के अंत में स्पेन में पाला जाता था। मैरिनो बाद में दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित विश्व के कई भागों में फैल गई थी। तो मैरिनो किसकी प्रजाति है, यही पूछ लेते हैं। तो ये है भेड़ की, और ये कहाँ पाई जाती है? स्पेन में। हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया गोरखपुर में। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर शहर में बन रहा है, जो नई दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में है। गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना GHAVP में 700 मेगावाट अक्षमता की 2 इकाइयाँ हैं, जिनमें से प्रत्येक में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर स्वदेशी डिजाइन है, जो फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव के पास कार्यान्वित की जा रही है। तो ये कहाँ है? गोरखपुर, फतेहाबाद जिले में है ये। बतख के अंडों का ऊष्मायन काल कितने दिनों का होता है? तो ये होता है 28 दिनों का। बतखों की ऊष्मायन अवधि 28 दिन की होती है। अंडे केवल उन झुंडों से ही एकत्र किए जाने चाहिए जो लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अंडे देते हैं। तो कितना होता है ये? 28 दिन का। प्रोग्रामिंग में फंक्शंस का उपयोग करने का प्रमुख लाभ क्या है? तो ये क्या है? कोड की पुनः प्रयोज्यता बढ़ाता है। मैकमोहन रेखा भारत और किसके बीच एक सीमा रेखा है? तो ये किसके बीच है? चीन, भारत और चीन के बीच। सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच प्रभावी सीमा है। 1914 में शिमला सम्मेलन के अंत में तिब्बत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच इस पर बातचीत हुई है। इसका नाम हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया है, जो ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव और शिमला में सम्मेलन के मुख्य वार्ताकार थे। इस सीमा की लंबाई कितनी है? 890 किलोमीटर। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में प्रभावी सीमा रेखा है। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है। किस मिट्टी का पीएच 7.0 से कम होता है? तो किस मिट्टी का पीएच 7.0 से कम होता है? तो इसका आएगा अम्लीय मिट्टी। पीएच स्केल हाइड्रोजन की अक्षमता या शक्ति को दर्शाता है। पीएच क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। उदासीन घोल का पीएच 7 होता है, और पीएच पैमाने पर 7 से कम मान अम्लीय घोल को दर्शाता है। 7 से कम पीएच मान वाली मिट्टी को अम्लीय मिट्टी कहा जाता है, और यदि पीएच मान 3.5 से कम है तो मिट्टी को अति अम्लीय माना जाएगा, और 7 से अधिक पीएच मान वाली मिट्टी को अक्षारीय मिट्टी कहते हैं, और यदि पीएच मान 9 से अधिक है तो मिट्टी को अत्यधिक अक्षारीय माना जाता है। तो इसका क्या आएगा? अम्लीय मिट्टी।
7.0 से कम है तो क्या आएगा? अम्लीय मिट्टी। महाद्वीपीय पठार के किस दक्षिणी बिंदु पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं? तो किस पर मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर एक दूसरे से मिलती हैं। नीलगिरी पर्वत उत्तर पश्चिमी तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक और पूर्वी केरल में पश्चिमी घाट का एक भाग है। तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी पर्वत उत्तर पश्चिमी तमिलनाडु, दक्षिणी और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के पश्चिमी घाट का एक भाग है। और डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो जो डोडा बेटा है वो नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? डोडा बेटा। ये क्वेश्चन भी आता है, नीलगिरी का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? डोडा बेटा। और ये अनाईमुडी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुडी क्या है? अनाईमुडी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसका क्या आएगा? दक्षिणी बिंदु व पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर। IoT का मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों का एक नेटवर्क है जिसमें एक ही नेटवर्क पर अन्य उपकरणों के साथ संचार करने के लिए एक एम्बेडेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका क्या आएगा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेस्टेड लूप क्या है? तो क्या है? दूसरे लूप के अंदर एक लूप। नेस्टेड लूप क्या है? दूसरे लूप के अंदर एक लूप। सर्वथा भिन्न को चुनिए। तो इनमें से क्या आएगा? चंद्रमा। चंद्रमा छोड़कर अन्य सभी हमारे सौरमंडल के विभिन्न ग्रह हैं। चंद्रमा एक उपग्रह है। किसका है? चंद्रमा एक उपग्रह किसका है? पृथ्वी का। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पर है? तो ये है राय सोनीपत में। मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स हरियाणा के सोनीपत जिले के राय में स्थित एक बोर्डिंग स्कूल है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। तो स्थापना कब हुई थी? 1973 में। कब हुई थी स्थापना? 1973 में। रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड होता है? तो रेड डाटा बुक में होता है लुप्त प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड होता है। यह IUCN द्वारा स्थापित दस्तावेज है। और ये रेड डाटा बुक क्या है? IUCN द्वारा स्थापित दस्तावेज है जो पौधों, जानवरों, कवक और कुछ स्थानीय प्रजातियों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करता है जो किसी राज्य या देश में मौजूद है। IUCN रेड डेटा बुक का रखरखाव अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा किया जाता है। तो रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड होता है? लुप्त प्राय प्रजातियां जो होती हैं उनका। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो ये हैं 106। वर्तमान में भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क, जो 44,402.95 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हैं, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 1.35% है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित किया गया था, जिसे अब उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया था? 1936 में, जो कहाँ है? उत्तराखंड में। अब जो उसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। और कितने राष्ट्रीय उद्यान है अब? 106 नेशनल पार्क। और सबसे पहला 1936 में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट में। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व शिल्प परिषद WCC द्वारा आधिकारिक रूप से विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है? तो किसे दी गई थी? श्रीनगर को। संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया था? जॉन वान न्यूमैन ने संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा पेश की, जो मेमोरी में डेटा के साथ साथ प्रोग्राम को भी संग्रहित करने में सक्षम है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है?
ये बनाया जाता है 29 अगस्त को। हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि के रूप में भारत में प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस दिन को सर्वप्रथम 2012 में भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में नामित और मनाया गया था। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के समय कितने जिले थे? तो कितने जिले थे? देखो, जब थे 1966 में 7 जिले, रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, करनाल और अंबाला थे। और अब वर्तमान में कितने जिले हैं? 22 जिले। पाचन में पेप्सिन का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ये प्राथमिक कार्य क्या है? प्रोटीन का पाचन करना। क्या होगा? प्रोटीन का पाचन करना। हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील स्थित है? तो यह है फरीदाबाद में। बड़खल झील फरीदाबाद के पास बड़खल गांव में स्थित एक झील है। झील का निर्माण भारत को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात 1947 में आसपास के खेतों में पानी की आपूर्ति की सुविधा के लिए किया गया था। इसे सिंचाई के लिए अपवाह को रोकने के लिए 2 निचली अरावली पहाड़ियों के बीच एक बांध बनाकर बनाया गया था। तो बड़खल झील कहाँ है? फरीदाबाद में। रिजु पेवे तकनीक किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सड़क निर्माण से। रिजु पेव तकनीक भारत के सबसे पुराने और प्रमुख सड़क अनुसंधान संगठन CSIR और CRI द्वारा विकसित की गई थी। तो रिजु पेव क्या है? सड़क निर्माण से संबंधित है। पाइथन में ब्रेक स्टेटमेंट का उद्देश्य क्या है? तो ये है एक लूप को समाप्त करना। पाइथन में ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग किसी निश्चित शर्त के पूरा होने पर तुरंत लूप से बाहर निकलने के लिए किया जाता है। यह वर्तमान लूप को समाप्त करता है, यानी वह लूप जिसमें यह दिखाई देता है। तो इसका क्या आएगा? एक लूप को समाप्त करना। वनस्पति पदार्थ का खाद्य में अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये क्या है? ऊष्माक्षेपी। यूनेस्को रचनात्मक शहर नेटवर्क UCCN की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो इसकी ये स्थापना की थी, तो ये 2004 में। किसी एट्रीब्यूट वेरिएबल को की दी गई डाटा में सबसे अधिक बार प्रदर्शित होने वाले मान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोड या बहुलक। क्या कहा जाता है? मोड। यमुना नदी हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? तो ये करती है यमुनानगर से। यमुना डिस्चार्ज के दृष्टिकोण से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। यमुनानगर जिले में क्लेसर जंगल के पास हरियाणा में प्रवेश करती है। यह यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत जिलों के साथ दक्षिण की ओर बहती है और फरीदाबाद जिले के हसनपुर के पास से हरियाणा से बाहर निकल जाती है और यूपी में प्रवेश कर जाती है। तो यमुना नदी हरियाणा किस जिले से प्रवेश करती है? यमुनानगर से। और हसनपुर से, फरीदाबाद जिले के हसनपुर से हरियाणा से बाहर चली जाती है। किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस डिजिटल जानकारी को फिजिकल के रूप में परिवर्तित करता है? तो किसको? प्रिंटर को। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये है पंचकुला। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला इनमें से पूछ रखा है, तो इनमें से आएगा पंचकुला। लेकिन अगर ओवरऑल जो जिले हैं उनमें से पूछे तो सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। लेकिन अभी इनमें से पूछ रखा है, तो इनमें से कौन सा होगा? पंचकुला। भारत के संघीय न्यायालय ने कब से कार्य करना शुरू किया? तो ये 1 अक्टूबर 1937 से। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना और उद्घाटन 1 अक्टूबर 1937 को हुआ था। जब भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति की तो भारत का संविधान
1949-50 में तैयार और अधिनियमित किया गया था। तो ये क्या आएगा? संघीय न्यायालय ने कब से कार्य करना शुरू किया था? 1 अक्टूबर 1937 से। वर्तमान में हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो वर्तमान में हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.34% है। निम्नलिखित में से किस फसल को आमतौर पर वर्षा ऋतु में बोया जाता है? तो ये बोया जाता है खरीफ की फसल को। हरियाणा के किस शहर में अर्जुन स्टेडियम स्थित है? तो ये है जींद में, और जींद में रानी तालाब भी है भाई। तो अर्जुन स्टेडियम रानी तालाब कहाँ है? जींद में स्थित है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। भारत में प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2008 में इस दिवस की शुरुआत की थी। तो शुरुआत कब से की थी? 2008 से। और किसने, कौन से मंत्रालय ने? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब? देखो भाई, ये है 24 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये आएगा नेलुम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। नेलुम्बो न्यूसीफेरा गार्टन भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम है। और भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल, और ये इसका वैज्ञानिक नाम है। कमल ताजे उथले जल और कीचड़ भरे दलदलों दोनों में रह सकता है और हजारों सालों तक फिर से अंकुरित हो सकता है, जो सभी परिस्थितियों में जीवित रहने और दिल, दिमाग और आत्मा की शुद्धता का प्रतीक है। हरियाणा के मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? बारिश आ गई भी, इसके आवाज आती होगी आपको, आंधी भी आ गई, बारिश भी आ गई। तो इसका आएगा अरुणा। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम है अरुणा। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? अरुणा। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गांव हैं? तो हरियाणा में कितने गांव हैं? 6,841 गांव है हरियाणा में। ओड़े भी आगे छोटे छोटे है ना। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है हेलीकार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 1936 में। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। इसे लुप्त प्राय बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। यह 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर पहल के तहत आने वाला पहला क्षेत्र था। गिरी और टोंस हरियाणा राज्य के किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये हैं यमुना की सहायक नदियां हैं। गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी यमुना नदी उत्तराखंड में बंदरपुर चोटियों के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? टोंस, चंबल, हिंडन, बेतवा और केन हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुरुग्राम में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA भारत और फ्रांस के बीच एक सहयोगी पहल है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा समाधानों को लागू करके जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में एकजुट करना है। भाई बहुत जोर के ओड़े आ रहे हैं, अरे मैं वीडियो बनाने लग रही हूँ। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलुरु में। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसकी स्थापना 5 सितंबर 1967 को नई दिल्ली में हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 सितंबर 1967 को नई दिल्ली में। और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में। और स्थापना कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में।
और यह नई दिल्ली की एक सहायक कंपनी है। यह कृषि मंत्रालय के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक सहायक कंपनी है। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नारनौल में। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायु वेग मापने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? एनीमोमीटर का। ये एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है हवा की गति और हवा के दबाव को मापने के लिए। बैरोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किया जाता है। और हाइग्रोमीटर आर्द्रता हवा में जल वाष्प की मात्रा को मापता है। हाइग्रोमीटर 1 एम्पियर डैश के बराबर है, तो ये है 1 कूलाम्ब प्रति सेकंड के बराबर है। भारतीय मनोविश्लेषण के जनक कौन हैं? तो ये हैं सुधीर कक्कड़। एक प्रतिरोधक में विद्युत इसके डैश व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये क्या है? प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। निम्नलिखित में से किस जिले को हरियाणा राज्य का पेरिस कहा जाता है? तो करनाल को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। यह भारत के OFD शहरों में से एक है। इसे केंद्र सरकार की योजना स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले 100 भारतीय शहरों में से एक के रूप में चुना है। किसे? करनाल को केंद्र सरकार ने। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया गुरुग्राम में। आरोग्य मैत्री एंड क्यूब 2 दिसंबर 2023 को गुरुग्राम में इसका अनावरण किया गया था। कब? 2 दिसंबर 2023 को। जाइलम उत्तक में निम्नलिखित में से कौन सा घटक पाया जाता है? तो ये कौन सा पाया जाता है? ट्रैकिड्स। जाइलम जड़ों से तने और पत्तियों तक जल और खनिजों के लिए एक संवाहक के रूप में कार्य करता है। यह पौधे के भागों को यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को उसके लाकाडोंग हल्दी के लिए, तो लाकाडोंग क्या है? हल्दी है, के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग से सम्मानित किया गया है? तो इसका आएगा मेघालय। क्या आएगा? मेघालय। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? तो ये कौन सा है? झाड़ू फ्री। किसने लिखा था? राजा राम शास्त्री ने लिखा था झाड़ू फ्री। निम्नलिखित में से समरूपता पूर्ण कीजिए। चंद्रमा उपग्रह है, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी क्या है? ग्रह है। सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में डैश बदल जाता है, तो क्या होता है? धूसर, ग्रे कलर में। जब सिल्वर क्लोराइड AgCl को सूर्य के प्रकाश में मुक्त रूप से छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से निकलने वाले फोटॉन सिल्वर नाइट्रेट को मूल सिल्वर और क्लोरीन गैस में विघटित कर देते हैं। जब सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में मुक्त रूप से छोड़ दिया जाता है तो रंग में होने वाला परिवर्तन सफ़ेद से ग्रे हो जाता है। फाइल क्या है? द्वितीयक भंडारण मीडिया पर एक नामित स्थान है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में शामिल हैं मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो न्यायाधीशों की क्या होती है? नियुक्ति। और किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कौन सी एनकोडिंग स्कीम दुनिया की लगभग सभी भाषाओं के कैरेक्टर का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये कौन सी है? यूनिकोड। कौन सी है? यूनिकोड। भारत में वैट मूल्यवर्धित कर लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है हरियाणा। ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है और 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया था। तो वैट कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2005 को।
1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया था। और भारत में वैट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये है हरियाणा। निम्नलिखित में से किस संस्था ने संपूर्णता अभियान शुरू किया था? तो किसने किया था? नीति आयोग ने। नीति आयोग ने 4 से 30 सितंबर 2024 तक 3 महीने का संपूर्णता अभियान आरंभ किया था। हरियाणा राज्य की मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किससे संबंधित है? तो ये है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से। वस्तु एवं सेवा कर 1 सितंबर 2023 को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम जिले के सेक्टर से मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का शुभारंभ किया था। तो मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। किससे संबंधित है? वस्तु एवं सेवा कर से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार निहित है? तो ये किसके अंतर्गत है? 21A के अंतर्गत। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 ने संविधान के भाग 3 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया। अनुच्छेद 21 में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। तो क्या आएगा? 21A। धात्विक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है अक्षारीय ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड धातु और ऑक्सीजन से बने होते हैं। धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं क्योंकि वे तनु अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके नमक और पानी बनाते हैं। गैर धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। वे पानी में घुलने पर अम्लीय घोल बनाते हैं, जिससे लिटमस घोल लाल रंग का हो जाता है। तो धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। अब कमेंट करके बता देना कि कौन सा टॉपिक करवाना है। हरियाणा जीके का टॉपिक 7-8 टॉपिक जो है बचे हुए वो करवाऊंगी। और अगर आपको ये है कि दोबारा से स्टार्ट कर दो सारे टॉपिक, तो हरियाणा जीके की सीरीज़ करवाएंगे जिसमें क्वेश्चन भी होंगे और टॉपिक भी।